Hi, welcome back to International Trade Decoded with me, Swati Panji. If you have been following our channel, you would have heard me saying regulators are watching. Be compliant. Have a proper coordinations and communications. Today I'm going to share a case study with you where a person has breached all this criterias of international transactions. This person was an individual and somewhere around in 2015 he was promised residency status in one of the overseas country if he were to invest an X amount into that country, into the business of that person. The lure of the foreign country, वहाँ का रेसिडेंसी स्टेटस आज भी हम लोगों में इतना ज्यादा है कि हम कोई भी चीज को मान लेते हैं, उसका प्रॉपर वेरिफिकेशन नहीं करते, पुष्टि नहीं करते हैं. इन्होंने भी यही किया. So combining both the guidelines of ODI and LRS, because ये इंडिविजुअल थे इसलिए लिबरलाइज्ड रेमिटेंस स्कीम LRS एप्लीकेबल थी. उन्होंने रेमिटेंस कर दिया, बट उन्होंने ये ध्यान नहीं रखा कि अगर मैं कभी भी ODI और LRS करता हूँ तो there are certain reporting aspects which I need to do to RBI on a regular basis. The person approached us at the end of December 2025 saying कि हमें तो 2016 से बहुत ज्यादा रिमाइंडर्स आ रहे हैं RBI से कि आप APR फाइल कीजिए. आप सोचिए 2016 से 2025 के एंड तक यानी 10 साल करीबन उन्होंने APR फाइल नहीं किया. उन्हें पता ही नहीं था. उन्हें जब भी लेटर आया उन्होंने इग्नोर किया. अब इन सबको फाइल करना यानी हर एक महीने हर एक साल का LSF भरना ये तो चलिए हो सकता है, बट देयर इज वन क्रिटिकल रिक्वायरमेंट ऑफ RBI दैट अगर आपका कंट्रोलिंग स्टेक है और इनका 50% स्टेक था, तो अगर आपका कंट्रोलिंग स्टेक है तो आपको ओवरसीज कंपनी जहां पे आपने इन्वेस्ट किया है उसका ऑडिटेड बैलेंस शीट चाहिए. अब 10 साल का ऑडिटेड बैलेंस शीट, क्योंकि वो जिस जुरिस्डिक्शन में थे वहां पे उनकी जो कंपनी का टर्नओवर था वो वहां के लिए ऑडिट के लिए एलिजिबल नहीं था, बट यहाँ APR फाइल करने के लिए RBI मांग रहा था ऑडिटेड बैलेंस शीट. अब एक बहुत बड़ी दिक्कत हो गई. दूसरी दिक्कत ये हुई, और ये काफी लोग करते हैं कि वो इंटरनेशनल ट्रांजैक्शंस और डोमेस्टिक ट्रांजैक्शंस को बहुत सेम गिनते हैं, जो एक बहुत बड़ी गलती है. उन्होंने बीच में जो ओवरसीज पर्सन थे जिन्होंने उन्हें रेसिडेंसी प्रॉमिस किया था जो नहीं मिली, करीबन 2019-20 में वो बंदे ने उनसे 2 डॉक्यूमेंट साइन करवा दिए. वन, रेजिग्नेशन ऑफ अ डायरेक्टरशिप एंड सेकंड, ट्रांसफर ऑफ शेयर्स. इन्होंने ये दोनों डॉक्यूमेंट्स भी साइन कर दिए, बट जब आप ट्रांसफर ऑफ शेयर्स करते हैं तो आपको वो पैसे मिलने चाहिए जो उन्हें मिले ही नहीं. पैसे भी नहीं मिले. आज RBI का इतना बड़ा कंप्लायंस भी खड़ा है और अब वो ऑडिटेड बैलेंस शीट भी कहां से मिलेगा, बिकॉज वो ओवरसीज के बंदे ने तो अपना काम कर लिया, उनसे डायरेक्टरशिप के लिए भी रेजिग्नेशन करवा दिया और शेयर ट्रांसफर का भी एग्रीमेंट्स वगैरह सब करवा दिए विदाउट एक्चुअली पेइंग हिम एनी कंसिडरेशन. ऑल दिस हम अपने रेगुलर ट्रांजैक्शन पे बहुत लाइटली लेते हैं. अब ये जो पर्सन है जिनकी मैं आपको केस स्टडी बता रही हूँ, इनके पास अब और कोई ऑप्शन नहीं बचा है बट RBI के सामने जाके बोलना कि हाँ, अंडर FEMA I have done a contravention and charge me the penalty as per the regulations. इस केस में अगर आप ऑब्जर्व करें तो person had incurred such a huge loss. He did not get the money that he had invested. He did not get the residency also, and over and above that, he will have to pay the penalty for a contravention of FEMA. Be cautious, be compliant, and be regulated by FEMA regulations for all your international transactions.